दोस्तों ये वीडियो आपको आखिरी तक देखना चाहिए क्योंकि इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं जब हमें किसी वक्त जरूरत पर किसी इमरजेंसी के समय पैसों की जरूरत पड़ जाती है तो हम किस तरीके से उससे अरेंज करते हैं और एक प्रॉपर प्लानिंग ना होने की वजह से किस तरीके की प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अतुल श्रीवास्तव और आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। क्या आप कभी ऐसे सिचुएशन में फंसे हैं जब आपको पैसों की अचानक से बड़ी जरूरत आन पड़ी और आपके पास पैसे नहीं थे? ये किसी भी तरीके की रिक्वायरमेंट हो सकती है। हो सकता है कि आपकी कार का रिपेयर का काम आ गया जब आपके पास मंथली सैलरी खत्म हो गई थी, आपके जो नॉर्मल खर्चे हैं उसमें खर्च हो गए थे, या कभी मोबाइल आपका रिपेयर कराना हो, या कभी आपके घर का कोई मेंबर कोई सदस्य बीमार पड़ गया हो और उस समय आपको पैसों की जरूरत थी लेकिन आपके पास पैसे नहीं थे। ऐसी सिचुएशंस में हम करते क्या है? ऐसी सिचुएशंस में सबसे पहले हमारे दिमाग में आता है दोस्तों से, यार से इधर उधर ले लेना, लोन ले लेना, जुगाड़ कर लेना, कुछ पैसे अरेंज कर लेना। क्या हर समय आपको पैसों की जरूरत पूरी हो जाती है लोगों से लेने में? फिर दूसरा ऑप्शन हमारे पास क्या आता है और जो ज्यादातर लोग ऑप्ट करते हैं, क्रेडिट कार्ड से बिल पे कर दिया या कहीं से लोन ले लिया, इमरजेंसी में लोन ले लिया, पर्सनल लोन ले लिया। अब ये जब हम एक बार लोन ले लेते हैं तो उस जो 5,000 का खर्चा था वो हमारे लिए 7,000 रुपए का खर्चा हो जाता है। 1,00,000 रुपए का खर्चा 1,25,00,000 रुपए का हो जाता है। और ये हमें समझ में नहीं आता कि जो अगले महीने से हमारे पास जब मंथली इनकम आएगी उसको हम कैसे चुकाएंगे, किस तरीके से भरेंगे, किस तरीके से फिल करेंगे। इसी समय हमें जरूरत महसूस होती है कि कुछ ऐसे पैसे होते हमारे पास जो कहीं पर रखे होते, मुश्किल के दौर में हमें मिल जाते और उस पर कोई इंटरेस्ट ना लगता, किसी भी तरीके की उस पर ब्याज ना लगता और हम धीरे धीरे करके उस पैसे को दोबारा चुका देते। हम में से ज्यादातर लोग सोचते हैं कि ये हो जाए, कोई दोस्तों से पैसे मिल जाए, किसी से पैसे मैं बोरो कर लूं, उसका इंटरेस्ट ना देना पड़े और धीरे धीरे करके अपने सहूलियत के हिसाब से मैं चुका दूंगा, ईएमआई ना बांधना पड़े। लेकिन ऐसा होता नहीं है। अगर आपने शुरू से प्लानिंग की होती तो ऐसा होता। इसी को कहते हैं इमरजेंसी फंड। देखिए, क्रेडिट कार्ड सबके पास होता है, दोस्त सबके पास होते हैं, लेकिन क्रेडिट कार्ड का यूज अगर आप इमरजेंसी के समय कर रहे हैं, जब आपके पास पैसे नहीं है तो आपको वो भरना ही पड़ेगा। और क्रेडिट कार्ड आपको अनलिमिटेड टाइम का मौका नहीं देता। क्रेडिट कार्ड आपको मौका देता है 20 दिन, 25 दिन, जो भी उस आपके जो भी बिलिंग साइकिल है या जिस तरीके से आपका क्रेडिट कार्ड का आता है, हर महीने स्टेटमेंट आता है और आपको अगले महीने देना पड़ता है और अगले महीने आपको पूरा का पूरा अमाउंट देना पड़ेगा। अगर मान लीजिए आपको 1,00,000 रुपए की जरूरत पड़ गई या 50,000 रुपए की जरूरत पड़ गई तो ये 1,00,000 रुपए या तो आप अगले क्रेडिट कार्ड की साइकिल में पूरा का पूरा भरेंगे, पूरे के पूरे पैसे देंगे, और अगर नहीं देंगे तो पेनाल्टी उस पर लगेगा प्लस इंटरेस्ट लगेगा। और क्रेडिट कार्ड का इंटरेस्ट ऑन एन एवरेज 35% के आसपास होता है, 39% के आसपास होता है। तो ये जो 1,00,000 रुपए की जरूरत थी, ये आपको करीब 1,25,00,000 रुपए भरने पड़ेंगे, 1,25,00,000 रुपए चुकाने पड़ेंगे। फिर दूसरा ऑप्शन ये होता है कि क्रेडिट कार्ड से हमने जो खर्चे किए उसको ईएमआई में कन्वर्ट करा लें। तो फिर बात लौटकर वहीं पर आ जाती है कि हमें ईएमआई में उसे कन्वर्ट कराना ही पड़ गया। इमरजेंसी फंड की जरूरत इसी समय होती है हमें, कि किसी भी तरीके की रिक्वायरमेंट आ गई जहां पर हम कहीं से बोरो नहीं कर सकते, जब हम पर्सनल लोन लेना नहीं चाहते, जब हम एक नया ईएमआई नहीं क्रिएट करना चाहते अपने लिए, उस समय इमरजेंसी फंड की जरूरत पड़ती है। और इमरजेंसी फंड आपकी जॉब लॉस है उस समय जरूरत पड़ेगी, कोई गाड़ी रिपेयर करनी हो, मेडिकल एक्सपेंसेस आ गए, बच्चे की फीस अचानक से एनुअल फीस देनी पड़ गई या किसी भी तरीके की ऐसी चीज आ गई। और आज के समय में जब हम देख रहे हैं मेडिकल एक्सपेंसेस और जॉब लॉस, ये दोनों चीजें इतनी फ्रिक्वेंटली हो गई है लोगों के साथ, तो इमरजेंसी फंड जरूर रखना चाहिए। और इसीलिए इमरजेंसी फंड का इंपॉर्टेंस हमें ढंग से समझना पड़ेगा। हमें लगता है कि जो पैसे हम बचाते हैं, अगर बचाते हैं, तो ज्यादातर लोग तो बचाते भी नहीं है, अगर बचाते हैं तो वो पैसे हम इन्वेस्ट करते हैं,
शेयर मार्केट में पैसे डाल दें और वहां से ढेर सारा पैसा आ जाएगा, ढेर सारा पैसा बना लेंगे। एक्चुअली ये उस सपने की तरीके से है कि मैं कुछ मुर्गी लेकर आऊंगा, उस मुर्गी से अंडे आएंगे, अंडे से और मुर्गियां, फिर उससे पोल्ट्री फार्म खोल लूंगा। ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने जैसा है। कभी भी कुछ पैसे लगाकर कुछ शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करके वेल्थ नहीं क्रिएट किया जा सकता। कभी भी वेल्थ क्रिएशन के प्रोसेस से पैसे निकालकर इमरजेंसी में यूज नहीं किया जा सकता। ये जो बेसिक्स है जिसको हम इग्नोर करते हैं, इसी को हमें समझने की जरूरत है और इसी को मजबूत करने की जरूरत है। ये जो इमरजेंसी फंड होता है, इसे आप सेफ्टी नेट के तरीके से समझिए। जैसे ऊंची बिल्डिंग पर काम करता हुआ कोई मजदूर, उसके नीचे हम एक सेफ्टी नेट लगाते हैं, कोई ऐसी चीज लगाते हैं कि अगर गलती से भी वो गिरे तो उसकी जान ना जाए। इमरजेंसी फंड ठीक वही चीज आपके लिए करता है, आपके फाइनेंशियल डेथ को बचाता है। इमरजेंसी फंड कितना होना चाहिए, इसका थंब रूल है और ये थंब रूल काम करता है। इमरजेंसी फंड आपके जो मंथली एक्सपेंसेस हैं, जो खर्चे हैं, आपकी मंथली सैलरी नहीं, मान लीजिए आपकी मंथली सैलरी 1 लाख रुपए है, तो 1 लाख रुपए का कैलकुलेशन नहीं करेंगे। आपके जो खर्चे हैं, मान लीजिए आपके खर्चे 90,000 है तो 90,000, 80,000 रुपए है तो 80,000, 50,000 रुपए है तो 50,000। जो आपके मंथली खर्चे हैं उसका 3 to 6 टाइम इमरजेंसी फंड आपको बनाकर जरूर रखना चाहिए। अब जैसे मान लीजिए आपके खर्चे 25,000 रुपए महीने हैं, तो आपको 75,000 रुपए से लेकर 1.5 लाख रुपए तक के बीच में कोई भी अमाउंट, मिनिमम 75,000 तो मस्ट है, और अगर आप 1,50,000 रुपीज का इमरजेंसी फंड इकट्ठा कर सकते हैं तो द बेस्ट है। कई सारे लोग 1 साल का भी इमरजेंसी फंड रखते हैं। उतना अगर आप रख सकते हैं तो फिर कोई बात ही नहीं है, तो फिर तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है। और हां, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये जब हम 75,000 का, 1 लाख रुपए का इमरजेंसी फंड बनाने की बात कर रहे हैं, आपके दिमाग में तुरंत कैलकुलेशन चलेगा, यार 10,000 रुपए तो बचते नहीं, ये कहां 1 लाख रुपए बचाने की बात कर रहे हैं। अभी हम स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस में सीखेंगे और समझेंगे कि 500 रुपए बचाने से हमें स्टार्ट करेंगे। चाहे आप 500 रुपए बचा सकते हैं, 1,000 रुपए बचा सकते हैं, 5,000 रुपए बचा सकते हैं, वहीं से स्टार्ट करेंगे और वहीं से इमरजेंसी फंड बनाने की जर्नी पे हम लोग चलना स्टार्ट करेंगे। साथ में चलेंगे, अच्छे से चलेंगे। शुरुआत करने के लिए आपको यह देखना है कि क्या आपका बजट ट्रैकर बना हुआ है कि नहीं। आप महीने में कौन सी चीज पर कितना खर्च करते हैं, यह बना हुआ है कि नहीं। अगर नहीं बना हुआ है तो चिंता की कोई बात नहीं है। एक एक्सेल शीट लेंगे या नोटबुक लेंगे, कॉपी पेन लेंगे, उस पर लिखना शुरू करेंगे, रेगुलर बेसिस पे लिखना शुरू करेंगे कि आज इतने रुपए खर्च हुए, आज इतने रुपए खर्च हुए। अब महीने के आखिरी में उसे एनालाइज करने की बारी है और देखना है कहां से 500 रुपए बचाए जा सकते हैं, कहां से 1,000 रुपए बचाए जा सकते हैं। आपको यह दिमाग नहीं मारना है कि यार 500 रुपए बचा के क्या होगा। 1 लाख रुपए का इमरजेंसी फंड इकट्ठा करना है, 1.5 लाख रुपए का इमरजेंसी फंड इकट्ठा करना है, 500 रुपए से तो होगा ही क्या, बिल्कुल नहीं। आप देखिए 500 रुपए कहां बचाए जा सकते हैं, 1,000 रुपए कहां बचाए जा सकते हैं। क्या कॉफी में बचाए जा सकते हैं, क्या सुट्टा मारने में बचाए जा सकते हैं, क्या बाहर से खाना मंगाने में बचाए जा सकते हैं। कौन सी वो चीजें हैं जिसको हम लोग अवॉइड कर सकते हैं इमरजेंसी फंड के लिए, चाहे वो 50 रुपए बचता हो, 100 रुपए बचता हो, 1,000 रुपए बचता हो, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगर आप कुछ इन्वेस्टमेंट के लिए बचा पा रहे हैं तो वो अमाउंट, और जो अननेसेसरी खर्चे आप बचा सकते हैं, मतलब जो आपको लगता है कि हाँ 500 रुपए यहां पर बच गए, 100 रुपए यहां पर बच गए, 50 रुपए यहां पर बच गए, जो टोटल अमाउंट हो रहा है दोनों को इंक्लूड करके। मतलब अगर आपकी सैलरी 50,000 रुपए है, 1 लाख रुपए है, जितनी भी है, 50,000 रुपए में से 5,000 रुपए हर महीने आप बचाते थे वो, और आपने देखा कि अच्छा 50 रुपए यहां पर, 150 रुपए यहां पर, 200 रुपए यहां पर, इस तरीके से 1,000 रुपए और बचाए जा सकते हैं पूरे महीने में, तो ये टोटल 6,000 रुपए हो गए। इस 6,000 रुपए को जो आपकी सैलरी का डे होगा, ठीक उसके अगले दिन का ऑटोमेशन लगा देना है पैसे डिडक्ट होने का। मतलब अगर आपकी सैलरी 1 तारीख को आती है
तो 2 तारीख को वो 6,000 रुपए आपके अकाउंट से ऑटोमेटिक डिडक्ट हो जाएंगे और एक दूसरे सेविंग अकाउंट में चले जाएंगे या दूसरी ऐसी जगह पर चले जाएंगे जहां पर वो इन्वेस्ट हो रहा है आपके इमरजेंसी फंड के लिए या इकट्ठा हो रहा है इमरजेंसी फंड के लिए। महीने के आखिरी में इमरजेंसी फंड में पैसे नहीं डालने हैं, मैन्युअली ट्रांसफर करके दूसरे सेविंग अकाउंट में या इन्वेस्टमेंट फंड में इमरजेंसी फंड के लिए पैसे नहीं डालने हैं। क्या करना है? ऑटोमेट करना है, अपने विल के ऊपर नहीं छोड़ना है। क्या करना है? ऑटोमेट करना है। अब कुछ लोग ऐसे भी होंगे कि उनके साथ ये प्रॉब्लम होगी कि वो पेचेक टू पेचेक जी रहे हैं, मतलब सैलरी टू सैलरी, कि सैलरी आई 50 रुपए भी नहीं बचे महीने के एंड में, और महीने के एंड में जब फिर से अगली सैलरी आई तो पता चला कि 1,000 रुपए किसी को देने ही है, 5,000 रुपए किसी को देने ही है। 0 पैसे बच रहे हैं, 0 सेविंग बच रही है। अब उनके लिए 2 चीजें करनी है। जो आपने ये एक्सपेंसेस ट्रैकर बनाया उसमें से देखना है कि कहां पर पैसे बचा सकते हैं। 50 रुपए, 100 रुपए, 200 रुपए, 500 रुपए, 1,000 रुपए तो सबके बचेंगे। अगर आपको लग रहा है कि 100 रुपए भी नहीं बच रहे हैं, विश्वास मानिए आपने लिख कर नहीं देखा है, आपने पूरे 1 महीने ट्रैकिंग नहीं की है। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो यूपीआई से आप पेमेंट कर रहे हो, आपको नहीं पता चल रहा है कहां पर वो पैसे जा रहे हैं। तो वो तो जरूर आपको करना है। 500 रुपए, 200 रुपए, 1,000 रुपए तो जरूर निकल के आएगा, पहली चीज। दूसरी चीज आपको क्या करनी है? कुछ साइड इनकम करने की कोशिश करनी है। अगर आप डेवलपर हैं तो कोई छोटा मोटा प्रोजेक्ट उठा सकते हैं, वीकेंड्स पे कुछ काम कर सकते हैं, फोटोग्राफी कर सकते हैं, ग्राफिक डिजाइनिंग आपको आती है तो ग्राफिक डिजाइनिंग कर सकते हैं, वीडियो एडिटिंग आती है तो वीडियो एडिटिंग कर सकते हैं, आप ड्रॉप शिपमेंट कर सकते हैं, वीकेंड पे बच्चों को ट्यूशन दे सकते हैं। किसी भी तरीके का काम करके आपको महीने में 4 से 5,000 रुपए बनाने हैं। क्या साइड इनकम से 50,000 रुपए, 1,00,000 रुपए आपको बनाने हैं? नहीं। हमारे साथ प्रॉब्लम यही होती है कि हम साइड इनकम से 1,00,000 रुपए, 2,00,000 रुपए महीने के, 50,000 रुपए महीने की एक्सपेक्टेशन लेकर फिर वो एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं होती तो हम निराश हो जाते हैं। निराश नहीं होना है, डिमोटिवेट नहीं होना है। करना क्या है? 5,000 रुपए, 2,000 रुपए, 3,000 रुपए, कुछ तो ऐसा काम आप कर सकते होंगे कि महीने में 2,000 रुपए एडिशनल कमा सके। कुछ तो ऐसा काम आप कर सकते होंगे कि महीने में 5,000 रुपए आप एडिशनल कमा सके। कोई तो ऐसी स्किल सेट होगी जो आप एडिशनल आवर्स में, बाकी के घंटे में काम कर सकते हैं। एक समय होता था जब 12 घंटे, 14 घंटे काम करना हार्डवर्क माना जाता था। अब 12 घंटे, 14 घंटे काम करना प्रॉब्लमेटिक माना जाता है। लाइफ और वर्क में बैलेंस नहीं हो पा रहा है, ऐसा बोला जाता है। जो लोग 12 घंटे, 14 घंटे काम कर रहे होते हैं, ज्यादातर वो मजबूरी में कर रहे होते हैं। आपको उस माइंडसेट से निकलना है। वीकेंड पे खाली घंटों में 2 घंटे, 1 घंटे आप ये सोचिए कि क्या मैं डेली के 2 घंटे कर सकता हूं और उससे महीने में 5,000 रुपए या 10,000 रुपए ही कमा सकता हूं। ये 5,000 रुपए, 10,000 रुपए आपकी लाइफ में बहुत बड़ा वैल्यू ऐड करने वाले हैं। आपको ये 5,000 रुपए कम लग रहे होंगे, 10,000 रुपए कम लग रहे होंगे, ये इतना बड़ा वैल्यू क्रिएट करने वाले हैं आपकी लाइफ में कि आप जब सोचेंगे, जब पीछे मुड़कर देखेंगे, तब आपको समझ में आएगा क्या सही डिसीजन लिया था मैंने। अब ये तो जो आप रेगुलर कर रहे हैं, इसके अलावा कभी तो ऐसा होगा कि दिवाली पे आपको 2,000 रुपए ज्यादा मिलते होंगे। किसी के ऑफिस में 2,000 रुपए या 10,000 रुपए भी मिलते होंगे। किसी के ऑफिस में पूरे महीने की सैलरी दिवाली में बोनस मिलता है। कई सारे लोगों का टैक्स रिटर्न वापस आता है जब वो आईटीआर फाइल करते हैं। कई सारे लोगों को बोनस मिलता है साल में एक बार। ये जो भी चीजें हैं, जो भी विंडफॉल आपके पास आ रहा है, उससे कुछ रेगुलर लग्जरी नहीं खरीदनी है, क्योंकि अभी आपके पास इमरजेंसी फंड नहीं है, क्योंकि अभी आपके पास कुशन नहीं है। वो पूरे के पूरे पैसे आपको इमरजेंसी फंड में डालने हैं, इस इन्वेस्टमेंट में डालने हैं जो आप इमरजेंसी के लिए इकट्ठा कर रहे हैं। एक और चीज होती है जो हम कर सकते हैं। आपके घर में कोई भी ऐसी चीज पड़ी हुई है जो आपने पिछले 1 साल में यूज नहीं किया है, तो ज्यादा संभावना है, 1 साल मतलब करीब 12-13 महीने आपने यूज नहीं किया है,
तो ज्यादा संभावना है कि उसको आप आगे भी यूज नहीं करेंगे। और अगर आप उसे आगे यूज नहीं करेंगे तो उसे OLX पे बेच दो, उसे जो नॉर्मल फेसबुक के मार्केट प्लेसेस है उस पे बेच दो, और लोग खरीदते हैं। मैंने खुद मैंने वो लिया था, ऑयल हीटर लिया था, जो बड़े बेटा जब मेरा पैदा हुआ था तो रूम हीट करने के लिए, बाद में वो यूज नहीं हो रहा था, मैंने उसे बेच दिया और 7-8 हजार रुपए का बेच गया। तो आप इस तरीके की चीजें देख सकते हैं कि कौन सी चीजें आप बेच सकते हैं, कौन सी चीजें आप डीक्लटर अपने घर से कर सकते हैं और उससे कुछ पैसे बचा सकते हैं। लेकिन उससे पैसे आएंगे तो कुछ मजे में नहीं जाएंगे, उससे पैसे आएंगे तो आपके इमरजेंसी फंड में जाएंगे। इमरजेंसी फंड बनाने वक्त जब हम बना रहे होते हैं, इस प्रोसेस में होते हैं, कई बार ये बहुत ही बोरिंग प्रोसेस होता है। मैं आपको बताऊं, जब मैंने अपने लिए एक इमरजेंसी फंड का अमाउंट डिसाइड किया, उस इमरजेंसी फंड के अमाउंट तक पहुंचने में, बनाने में मुझे करीब 1.5 साल लगे। तो इमरजेंसी फंड बनाना कई बार बहुत ही बोरिंग होने की हद तक डिमोटिवेटिंग हो सकता है। तो आपको डिमोटिवेट नहीं होना है, अपने मोटिवेशन को बना के रखना है, अपने छोटे छोटे माइलस्टोन्स क्रिएट करने हैं और उन छोटे छोटे माइलस्टोन को अचीव करते चलना है। पहले आपको 1.5 लाख रुपए, 1 लाख रुपए, 5 लाख रुपए इमरजेंसी फंड बनाने का टारगेट नहीं रखना है। पहले टारगेट रखना है 2,000 रुपए बचाने का। मान लीजिए आप 2,000 रुपए बचाने का टारगेट रखते हैं, 1 महीने में उसे कर लेते हैं। अब एक माइलस्टोन पर आप पहुंच चुके हैं, अब वहां से नीचे नहीं गिरना है, 2,000 रुपए से नीचे नहीं आना है। अब 10,000 का माइलस्टोन बनेगा, फिर 20,000 का माइलस्टोन बनेगा, फिर 50,000 का माइलस्टोन बनेगा। छोटे छोटे माइलस्टोन्स आप अचीव करते जाएंगे, मोटिवेशन आपका बना रहेगा। एक बड़ा गोल सेट कर लेंगे, मोटिवेशन आप लूज कर जाएंगे। इमरजेंसी फंड के अकाउंट को नॉर्मल अकाउंट से हमेशा अलग रखना चाहिए। ऐसा अकाउंट आप बनाओ जहां से पैसे निकालने में थोड़ी सी दिक्कत हो। जहां से पैसे निकालने में दिक्कत नहीं होती ना, मोबाइल पे ऐसे टिक टिक किया और निकल गया, वहां से निकालना बहुत इजी होता है। हम हमेशा निकाल लेते हैं कि यार फिर से डाल देंगे, फिर से कर लेंगे। विश्वास मानिए, अपना खुद का एक्सपीरियंस बता रहा हूं, फिर से नहीं डलते पैसे। तो क्या करना है, ऐसी जगह पर पैसे डालने हैं जहां पर निकालने में 1-2 दिन 4 दिन का टाइम लगे, और वो 1-2 दिन 4 दिन आप क्रेडिट कार्ड से या किसी चीज से आप मैनेज कर सकते हैं। ऐसी प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। दोस्तों, पैसा कमाना एक स्किल है, लेकिन पैसा संभालना एक जर्नी है। सेविंग करना, इन्वेस्टमेंट करना एक हैबिट है। ये चीजें एक दिन में नहीं होती, इसके लिए आपको करना पड़ेगा, अपनी हैबिट में डालना पड़ेगा। और जब एक बार आप अपनी हैबिट में इन चीजों को इनकलकेट कर लेते हैं, तो फिर कोई कितना भी बोलता रहे, आपका मन कितना भी भागता रहे, आप अपने रास्ते से नहीं डरते, आप अपने रास्ते से नहीं हटते। दोस्तों, मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको समझ में आई होगी और आपको पसंद जरूर आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करिए, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए। अपने हेल्थ का बहुत ध्यान दीजिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए, हमारे वीडियोस को देखते रहिए। थैंक यू। जय हिंद।